झारखंड पुलिस का बहाली भी गए थे और इसमें हम दौड़ के भी निकाले थे, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इतना तक कि हम एग्जाम में भी पास किए थे। उसके बाद वहाँ पर कहा गया कि जब कॉलिंग लेटर आएगा तो तुम ट्रेनिंग के लिए चल जाना। अच्छा। फिर बाद में पता चला यहाँ के एसपी जो थे 90,000 पैसा का मांग हो रहा है। और मेरी सहपाठी जो मेरे साथ दौड़ी थी, उनका पिताजी, उनका खेत जमीन था तो खेत बेच के 90,000 पैसा जमा किए, तब अभी वो डिप्टी में है। क्या हुआ? उसके बाद मेरा बाबा का नौकरी छूटने जैसा हो गया, उनको डिप्टी नहीं दिया जा रहा था। जब उनकी नौकरी का ड्यूटी के लिए मैंने एक सर से, साजन साहब से बात की तो उसने हमको गलत नजरिया से वो अपने पास बुलाया। तो इसी बात मेरा मन में बैठ गया और हमको बहुत ज्यादा चोट लगा। उस समय से मैंने सोच ली कि कुछ ना कुछ हमको करना है, कुछ ना कुछ हम करेंगे अपने परिवार के लिए या फिर इस व्यवस्था के लिए, और ये जो गलत व्यवस्था है उसको हम दुनिया को बताएंगे। फिर बीच में मेरा बाबा, जब वो सब बात हुआ मेरे साथ तो टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, पीने खाने लगे, फिर उनका बीमारी हो गया। फिर मेरा टेंशन और बढ़ गया कि कैसे हम अपना पिताजी का इलाज करा पाएंगे और उतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। इतना जालिम दुनिया है, इस जालिम दुनिया में कैसे हम कहाँ जाके कितना पैसा कमाएंगे जो कि अपना परिवार को हम संभाल सकते हैं, पिताजी का इलाज करा सकते हैं। तो धीरे धीरे हमको पता चला कि माओवादी संगठन एक ऐसा संगठन है जो कि गरीबों का मसीहा के रूप में कहा जाता है। अब कहीं कहीं हम सुने भी थे कि गरीबों का सहारा वो लोग देते हैं, किसी का बीमार का इलाज कराते हैं या फिर और कई समस्या का भी वो लोग समाधान करते हैं, ऐसे हम सुने थे। तो हमारे अंदर और इच्छा जागी वहाँ जाने का और कुछ करने का। और उस समय हमको यही लगा कि वहाँ जाके हम अपना पिताजी का इलाज करा पाएंगे और वो लोग हमको साथ देंगे। ये है गलत कहाँ है जो हम किए या फिर जो अभी कर रहे हैं, गलत कहाँ है? बिल्कुल गलत तो कहीं जगह नहीं दिखता है इसका गलत। जो कदम हम उठाए और हम जंगल में गए, किस वजह से गए, क्यों गए, हम क्या किए नहीं किए, लेकिन गलत तो कहीं नहीं दिखता है। या फिर कानूनी तौर से या फिर सामाजिक के नजर से आपको लगता है कि कहीं गलत है। बिल्कुल। अभी मैं सिमडेगा जिले में हूँ। एक वक्त था जब सिमडेगा को नक्सलियों के लिए जाना जाता था, नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। लेकिन समय के साथ नक्सलवाद इस क्षेत्र में कम हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल रहा है कि इस क्षेत्र के जो भी नक्सली थे, कुख्यात नक्सली यहाँ से निकले हैं सिमडेगा जिले से, वो कहाँ गए? कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ लोग जेल में अभी भी हैं और कुछ लोग वापस से अपने पारिवारिक जीवन में वापस लौट आए हैं। लेकिन जब भी हम अखबारों में या मीडिया में देखते हैं किसी महिला नक्सली को, तो हमेशा मन में एक सवाल रहता है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? किसी मजबूरी में गए हैं, शौक से गए हैं, या जो भी रीजन रहा हो, पहाड़ों और जंगलों में किस तरह से जीवन बिताते हैं और उसके आने के बाद उनकी जिंदगी कैसे होती है। हम जब सिमडेगा में आए, हमारी मुलाकात सीमा कुमारी के साथ हुई। सीमा एक समय में नक्सली हुआ करती थी, उसके बाद पुलिस के द्वारा पकड़ी गई, जेल इन्होंने खटा और उसके बाद फिर ये अपना पारिवारिक जीवन जी रही है, अभी सामाजिक जीवन भी जी रही हैं। लोगों को समाज के प्रति, समाज के दायित्वों के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। फिलहाल सीमा हमारे साथ हैं। हम जानेंगे क्या कारण रहा है, क्या मजबूरी रही है या किस वजह से ये गई हैं और कैसा रहा है उनका सफ़र। हम पूरी जानकारी इनसे लेंगे। सीमा जी, जोहार रहेगा आपका। जोहार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अभी ठीक है। सीमा जी, नक्सली संगठन में आप रही हैं, लंबा सफ़र आपने जिया है नक्सलवाद में, और उसके बाद पारिवारिक जीवन, अभी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं आप। लेकिन हम शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहेंगे, क्यों गई आप इस क्षेत्र में? जबरदस्ती गई या फिर कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है, हम अपने मन से गए थे। अपने मन से? हाँ, और जाने का मेरा बहुत बड़ा मकसद रहा, कारण रहा, वजह रहा, क्योंकि वहाँ एक महिला के लिए जाना कोई आम बात नहीं है। वहाँ का जो संघर्ष जिंदगी है वो सुनने में अच्छा लगता है, पर वहाँ पर जीने में बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा जाने का कारण यही रहा कि यहाँ के सरकार के जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम हार के या फिर परेशान होके
जो भी है जैसे है, हमारे घर के स्थिति बहुत खराब थी। और मेरे पिताजी काम करते थे होमगार्ड में। अच्छा। होमगार्ड में जब ड्यूटी करते थे तब ही मेरे बाबा को पैसा मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था, क्योंकि उनका होमगार्ड का जो ड्यूटी था वो परमानेंट नहीं थी। और घर का तंगहाली बहुत ज्यादा था, माँ अक्सर बीमार रहती थी, प्लस पैसा का आय कहीं से नहीं था। और हम लोग 2 भाई बहन थे जो पढ़ते थे, और घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल रहता था। मेरा पिताजी का ड्यूटी अगर 4-5 महीना अगर बंद हो जाता था तो घर में चूल्हा नहीं जलता था। अच्छा। और माँ बहुत कमजोर थी, जो कि बाहर कमा के ला के अपना बच्चा के लिए खाना दे सके या फिर हम लोग का पढ़ाई का फीस भर सके, पैसा कुछ नहीं था। वो तो अक्सर बीमार रहती थी। और उसके बाद पापा ड्यूटी करते थे। उस समय हम करीब 2008 ईस्वी का बात बता रहे हैं, हम झारखंड पुलिस का बहाली भी गए थे। अच्छा। हाँ, और उसमें हम दौड़ के भी निकाले थे, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इतना तक कि हम एग्जाम में भी पास किए थे। अरे वाह। हाँ, उसके बाद वहाँ पर कहा गया कि जब कॉलिंग लेटर आएगा तो तुम ट्रेनिंग के लिए चल जाना। अच्छा। फिर बाद में पता चला यहाँ के एसपी जो थे, क्या नाम था उस एसपी का उस समय, जो एसपी थे सिमडेगा का, भूल जा रहे हैं, वो उनका घर अभी रांची में है। अच्छा। हाँ, उनका घर भी गए हुए थे हम। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना यही था कि कॉलिंग लेटर आएगा तुम ट्रेनिंग चल जाना। फिर बाद में पता चला कि 90,000 पैसा का मांग हो रहा है जॉब के लिए, मतलब पुलिस की जॉब के लिए आपको 90,000 देना है। अब मेरी सहपाठी जो मेरे साथ दौड़ी थी, उनका पिताजी, उनका खेत जमीन था तो खेत बेच के 90,000 पैसा जमा किए, तब अभी वो ड्यूटी में है। वो मेरे सहपाठी का नाम है कोमेरा लकड़ा। हम लोग साथ में ही दौड़ निकाले थे। पर मेरा पिताजी के पास उतना पैसा नहीं था, हम लोग का घर में उतना आय नहीं था, या फिर कोई जमीन जगह नहीं था जो कि उसको बेच के या फिर उसको बंधक करके हम पैसा जमा करके हम उस नौकरी को कर पाते। और ये बात हम सभी जगह बोलते हैं, लेकिन किसी ने मानने को तैयार नहीं है कि नहीं उस समय पैसा नहीं मांगा जा रहा था, लेकिन था ये चीज मांगा गया। जब हम पैसा नहीं दिए इधर से तो मेरा कॉलिंग लेटर नहीं आया। तो आप कहीं से जुगाड़ किए? नहीं कर पाए जुगाड़, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा खाना पीना जुगाड़ नहीं हो पाता था। तो हम 90,000 पैसा कहाँ से जुगाड़ कर पाते। उस समय मेरा बाबा का सैलरी था 6,000, तो 6,000 में ही हम लोग का खाना पीना, पढ़ना लिखना, और मेरी माँ का बीमार का दवाई के होता। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा बाबा का नौकरी छूटने जैसा हो गया, उनको ड्यूटी नहीं दिया जा रहा था। जब उनकी नौकरी का ड्यूटी के लिए मैंने एक से साजन साहब से बात की, तो उसने हमको गलत नजरिया से वो अपने पास बुलाया। अच्छा। हाँ, तो इसी बात मेरा मन में बैठ गया और हमको बहुत ज्यादा चोट लगा। उस समय से मैंने सोच ली कि कुछ ना कुछ हमको करना है, कुछ ना कुछ हम करेंगे अपने परिवार के लिए या फिर इस व्यवस्था के लिए, और ये जो गलत व्यवस्था है उसको हम दुनिया को बताएंगे। मतलब कहीं ना कहीं सरकार के लोगों ने, पदाधिकारी ने आपको मजबूर किया नक्सली बनने के लिए। हाँ, हम यही कहेंगे और आगे भी हम यही कहते आए हैं कि आज हम जिस स्थिति से हैं तो इसमें सरकार का हाथ है, प्रशासन का हाथ है, यहाँ का व्यवस्था का हाथ है। कैसे? कोई भी कहीं भी कोई ऐसे ही कोई भी पार्टी में शामिल नहीं हो जाता है या नहीं हो जाती है, उसका कोई ना कोई वजह रहता है, कोई ना कोई कारण रहता है, कोई ना कोई समस्या रहता है, तब जाके ये कदम उठाती है। फिर कैसे आप नक्सलवाद की ओर बढ़े? वही मेरा अंदर में एक जुनून सा पैदा हो गया कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। और दो बात मेरा जिंदगी में खास उस समय लगा कि हम कुछ करेंगे और घर का समस्या हम दूर करेंगे। फिर बीच में मेरा बाबा, जब वो सब बात हुआ मेरे साथ, तो टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, पीने खाने लगे, फिर उनका बीमारी हो गया। फिर मेरा टेंशन और बढ़ गया कि कैसे हम अपना पिताजी का इलाज करा पाएंगे और उतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। इतना जालिम दुनिया है, इस जालिम दुनिया में कैसे हम कहाँ जाके कितना पैसा कमाएंगे जो कि अपना परिवार को हम संभाल सकते हैं, पिताजी का इलाज करा सकते हैं। तो धीरे धीरे हमको पता चला कि माओवादी संगठन एक ऐसा संगठन है
जो कि गरीबों का मसीहा के रूप में कहा जाता है। अब कहीं कहीं हम सुने भी थे कि गरीबों का सहारा वो लोग देते हैं, किसी का बीमार का इलाज कराते हैं या फिर और कई समस्या का भी वो लोग समाधान करते हैं, इसे हम सुने थे। तो हमारे अंदर और इच्छा जागी वहाँ जाने का और कुछ करने का। और उस समय हमको यही लगा कि वहाँ जाके हम अपना पिताजी का इलाज करा पाएंगे और वो लोग हमको साथ देंगे जरूर। कैसे कांटेक्ट किए? कांटेक्ट मेरे क्लास में एक मेरी सहेली थी, वो बिलवा की रहने वाली थी, तो उनका नानी घर था गुमला में। अच्छा। तो गुमला में तो उस समय ज्यादा ही माओवादी का जमा होता था या फिर उन लोग का रहना बसना जो भी है, उससे कांटेक्ट हुई, फिर वही हमको ले जाके पहुंचा दे। हाँ। घर वाले नहीं रोके आपको? नहीं, घर वाले के तो किसी को मालूम नहीं था, मम्मी पापा को मालूम नहीं था, पर मेरे एक भाई था उसको मालूम था, उसको हम बता के गए थे। हाँ। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 भाई बहन है। दीदी का शादी हो चुका है, भाई है अभी, भाई परदेश में है, गोवा में है। फिर वहाँ जाने के बाद कहा जाता है कि माओवादी जो संगठन है किसी को उठा के ले जाते हैं या फिर जबरदस्ती ले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा। हाँ, वहाँ जाने के बाद हमको समझाया गया कि सीमा तुम नहीं सकेगी यहाँ काम करने। अच्छा। तुम घर चल जाओ, वापस चल जाओ। यहाँ पर बारिश में रहना पड़ता है, बिना खाए रहना पड़ता है, कभी गोलियों का बरसात होती है तो उसमें बचना पड़ता है, तो तुम नहीं सकेगी। लेकिन हम ठान लिए थे कि हम यहाँ रहेंगे और काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। पहले तो मेरा मकसद रहा पैसा कमाने का, लेकिन बाद में वहाँ रहते रहते देख रहे थे कि इस तरह से दुनिया है, कितना मतलबी दुनिया है, कोई गरीबों का सहारा नहीं है, गरीबों को देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। वहाँ जाके मेरा दिमाग खुला कि यार मेरी गरीबी क्या होता है। हाँ, और जो भी जितना भी आज हम बोल पा रहे हैं या फिर समझ पा रहे हैं, वहाँ जाके ही मैं समझ बढ़ी। कितने साल रहे आप वहाँ? हम वहाँ 3 साल रहे। 3 साल? हाँ। 3 सालों में आपने क्या क्या देखा? वहाँ सबसे पहले तो हमें अनुभव किया, देश दुनिया के बारे में जानकारी मिली, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिली। पढ़ते भी थे? पढ़ते भी थे, हाँ। हम लोग का क्लास होता था डेली। हाँ, सुबह सुबह क्लास होता था हम लोग का। और देश दुनिया के बारे में मतलब क्या बोले, समाज में जो कुछ भी त्रुटियां है, कैसे लोगों को शोषण होता है, कैसे जुल्म होता है, किस तरह से पूंजीवाद आगे बढ़ते जा रही है और किस तरह गरीब गरीब होते जा रहा है, वो सब चीज का नॉलेज हमको वहाँ से ही मिला। हाँ, और वहाँ से ही मेरे अंदर में जागा कि गरीब का किस तरह से हेल्प करना चाहिए। हाँ। कई बार हम ये देखते हैं अखबारों के माध्यम से, उसमें आता है कि नक्सली संगठनों में भी महिलाओं का शोषण होता है। ऐसा कुछ आपने देखा इन 3 सालों में? नहीं, कहीं नहीं देखा ऐसा, कभी नहीं देखा ऐसा। हम देखते हैं इस बार आने के बाद भी हम पेपर पत्रिका में देखते हैं इस तरह से, तो हम बोलने लगते हैं कहीं भी जगह कि ये गलत प्रचार है, जो पेपर में छापा जाता है वो गलत है, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ नहीं है कभी और वैसा हम देखे नहीं है। अच्छा, आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ तो और भी महिलाएं होंगी, उनके साथ कभी इस तरह का देखा आपने 3 सालों में? नहीं, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। वहाँ शादियां होती है और एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार मोहब्बत वाला बात होता है, पर उस बात को कमेटी में रखा जाता है। अगर आदमी को पता चल गया, वहाँ के लोगों को पता चल गया कि एक दूसरे से ये लोग पसंद करते हैं या फिर रहना चाहते हैं, तो वो दोनों को बैठक में बुलाया जाएगा, बात रखा जाएगा, उन लोग दोनों तरफ से मर्जी हो तब जाके दोनों को शादी कराते हैं। और एक चीज हम कहना चाहेंगे, जो कि समाज में जो त्रुटियां होती है, शोषण शासित जो होते हैं, जहाँ पे महिला को हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसमें वहाँ नहीं है। अच्छा। हाँ, पुरुष महिला को अपने बराबरी से लेके चलते हैं। वो लोग पुरुष बैठ रहे हैं कुर्सी में तो महिलाओं को भी कुर्सी दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, और उसमें ये भी बताया जाता है कि महिलाएं सिर्फ ये यूज करने की वस्तु नहीं है, उसका भी अपना स्वतंत्रता होना चाहिए, अपना सम्मान होना चाहिए। हाँ, और चीज वहाँ हम जाके हमको पता चला कि महिलाओं के साथ जैसे बारीकी टाइप से बताया जाता है कि एक मंगलसूत्र पहनाया जाता है एक महिला को, तो क्या है कि बैल को बांधने वाला एक रस्सी है, उस तरह से एक नारी को बांध दिया जाता है और
उसी में अपना जिंदगी को वो घूम घूम के खत्म करती है। लेकिन ये जिंदगी महिला का बहुत दर्दनाक है, ये चीज हमको समझ इससे में बढ़ आया। के भी महिलाओं की जिंदगी है। हाँ है ना? हाँ, तो वहीं जाके हमको ये चीज समझ में आया। कभी आप वहाँ संगठन में रहे और कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, गोलियां चली हैं, इस तरह का कुछ? बहुत बार हुआ है। आपने भी किया? हाँ, बहुत बार हुआ है। डर नहीं लगा सीमा जी? लगता था, डर तो लगता था, क्योंकि जान से किसका प्यारा नहीं है। लगता था, पर बचना पड़ता था। बाँच के निकलने का हम लोग को ट्रेनिंग भी दिया गया था, और बहुत बार हुआ है वैसे। तो वहाँ आपने गोली चलानियाँ भी सीखी? हाँ, बहुत गोली चलानियाँ सीखी, और ट्रेनिंग दिया जाता है, गोली से बच्चा भी जाता है। कभी कभी डर लगता था, वो तो थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए इधर उधर होता तो जिंदगी खत्म। मतलब हमेशा अपना जिंदगी को मुट्ठी में लेकर चलना पड़ता है। मतलब कहते हैं ना कि सर पे कफन बांध के निकलना है। तो जब भी रात हुआ फिर सुबह हुआ, तो हर सुबह आप कफन बांध के निकलिए, पता नहीं आज कब। लौटेंगे कि हाँ, वो चीज। अच्छा, 3 साल के बाद फिर क्या हुआ? 3 साल के बाद आपने छोड़ दी? नहीं, अपने से तो नहीं छोड़ी। हमको कहा गया बहुत बार, इधर पिताजी के तरफ से भी दबाव बनाया गया। पुलिस प्रशासन आते थे, भाई को पीटते थे, बाप को पीटते थे, माँ को परेशान करते थे। माँ को भी एक बार ढकेल दिए थे, धक्का लगा के गिरा दिए थे कि तुम्हारी बेटी वहाँ गई है, तुम उसको बुलाओ, सरेंडर करवा, पकड़वाओ, ये वो। घर में भी बहुत परेशान किए वो लोग। तो फिर मेरा पिताजी एक बार गए और बोले कि बेटी तुम ये सब काम छोड़ दो करके, लेकिन हम छोड़े नहीं। हम नहीं चाहते थे कि हम ये आम जिंदगी जिए। इतनी नाराजगी? हाँ। फिर क्या हुआ? आप पकड़ाए, आत्मसमर्पण किए? नहीं, हम आत्मसमर्पण नहीं किए हैं। पार्टी का ही कोई काम से हम गए हुए थे, कोई पर्ची लाने गए हुए थे, तो वहाँ पर पुलिस पकड़ ली। कहाँ? लोहरदगा जिला के एक सेन्हा ग्राम या फिर प्रखंड पड़ता है, सेन्हा प्रखंड है, और उसमें एक पंचायत है पाली गांव करके, वहाँ पर पकड़ाए। हाँ। पकड़ाने के दौरान क्या क्या हुआ? पुलिस का बिहेवियर कैसा था आपके साथ? अच्छा था, क्योंकि एक चीज हुआ, हमको वहाँ सीमा के नाम से हम थोड़ा सा उन लोग को घुमा दिए कि हम सीमा नहीं है करके। तो उस समय थोड़ा सा डांट दबाव कर रहे थे कि मारेंगे करके। तो नहीं, मार उर तो नहीं किए, मारपीट नहीं किए। उसके बाद ले आए 4 बजे रात को हमको थाना में। उसके बाद मेरे साथ में 2 लेडीज पुलिस थी, और हमको खाना दिया गया, तो हम बोले कि नहीं खाएंगे, क्योंकि आप लोग खाना दे के भी मार सकते हैं। अच्छा, हाँ, जान से? हाँ। आपको वही लगा जान से मार देगा? हाँ, हमको लगा, क्योंकि हो चुका था और साथियों के साथ ऐसा हो चुका था। अच्छा। हाँ। फिर हम बड़ा बाबू को बोले कि आप मेरे सामने ही खाना को खाइए, तब हम खाएंगे। अच्छा। हाँ, तो वो पागल हो गई है तुम, हम खाना दे के मारेंगे तुमको ऐसे करके। फिर उसने किसी को बुलाया अपना स्टाफ को, फिर खाना खाया, वहीं से लेके खाना खाया, तब जाके हम खाना खाए। फिर हम वहाँ जाके बोलने लगे कि अभी का अभी हमको जेल में जाने दीजिए, जेल में लेके चलिए, क्योंकि आप यहाँ हम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या गलत होने की आशंका लग रही थी आपको? क्योंकि हम सुने थे कि वहाँ पर जब लड़कियां पकड़ा जाती है तो उसके साथ में गलत करते हैं प्रशासन, मतलब? उनके साथ रेप होता है, इस तरह से हम सुने थे। तो यही चीज मेरा मन में बैठ गया था, और उन लोगों को हम बोलने लगे कि अभी का अभी हमको पहुंचाइए जेल। तो नहीं, उसको हम थोड़ा धमकी में देने लगे कि आपके ऊपर हम केस देंगे। और 24 घंटा बीत गया था, हमको सब चीज का जानकारी था। 24 घंटा बीत जाने के बाद तो उन लोगों का केस बनता था कि एक महिला को 24, कोई भी अपराधी को 24 घंटा से ज्यादा नहीं रख सकता अपना। आप वहाँ रह के कानूनी बातें भी सीख गए थे। उसके बाद क्या हुआ सीमा जी? उसके बाद हम जेल में गए। जेल में वहाँ करीब 1 साल 8 महीना थे। हाँ। उसके बाद मेरा सिमडेगा का भी केस था यहाँ का, फिर सिमडेगा आ गया। कितना केस आपके ऊपर था? मेरे ऊपर 6 केस था। 6 केस था। क्या क्या था? 2 केस मेरा लगा था ये जीसीपी जलाने का। जेसीबी जलाने का? हाँ, और 2 केस लगा था मुठभेड़ का, और 1 केस लगा था, नहीं 3 केस मेरा था मुठभेड़ का, और 2 जीसीबी जलाने का, और एक व्यक्ति को मारने का। अच्छा, मर्डर केस भी। हाँ। तो आप
पकड़ाए, जेल गए, उसके बाद फिर आप बेल होके रिहा हुए। हाँ, बेल होके रिहा हुए। मेरा 6 केस में बेल हुआ। बेल तो जल्द ही हुआ, पर हमको पूरा रिहाई तक केस 5 साल तक देखना पड़ा। रिहाई भी हो गया 6 केस में? 6 केस में रिहाई हो गया, पर मेरा 2 केस था सजा होने का जैसा था, वैसा प्रशासन ने मेरा केस को बड़ा करके जितना भी किधर किधर का कहाँ से ला के बड़ा बड़ा बम, बड़ा बड़ा ये राइफल, बंदूक सबको ला के शो कर दिया था ना कोर्ट में कि ये सीमा का है सब चीज। सुने आपको कुख्यात अपराधी नक्सली बताया गया था। हाँ हाँ, इसीलिए बहुत सारा सामान शो कर दिया गया था सजा कराने के लिए। लेकिन उसके बाद आपने नॉर्मल जिंदगी जी, आपको लगा कि एक बार वापस चले जाएं? हाँ, हम जेल से आने के बाद में फिर चले गए थे। चले भी गए थे। अच्छा। हाँ, फिर मेरा बाबा का तबीयत और थोड़ा सा खराब होने लगा, तो हम सोचे कि वहाँ कह के आए हम कि जब तक मेरा पिताजी ठीक नहीं होते हैं हम नहीं आएंगे। तो वो लोग छुट्टी दे दिए कि जाओ तुम अपना पिताजी का सेवा करना, तुम्हारा केस भी है तो तुम साथ साथ में केस भी देखना और अपना बाबा को संभालना। हाँ। पर हमने तो सुना है कि कोई ऐसे आ नहीं सकता वहाँ से। आने पे या तो मार दिया जाता है या फिर आने नहीं दिया जाता है। नहीं, ये गलत बात है। जितना भी समाज को दिखाया जाता है सब पार्टी के गलत ही बताया जाता है। हाँ, कुछ कुछ शब्द सच्चाई रहता है और 100 में 70 गलत रहता है और 30 सच रहता है। तो आपको आने मिल गया? हाँ। उसके बाद मेरा पिताजी का डेथ हो गया। इलाज कराने के बाद भी उसको हम बचा नहीं पाए। उसके पीछे भी मेरा वही गरीबी और पैसा का ही समस्या रहा। तो उतना दिन आप नक्सली बन के रहे, आप तो पैसा के लिए खास कर गए थे, तो कुछ आप घर वालों को मदद कर पाए क्या? कुछ बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पैसा के कमाने का मकसद किसी का पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो संगठन ऐसा है कि वहाँ पैसा कमाया नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, वो अपने से कहीं पैसा नहीं कमा सकता है। कि पिताजी के जाने के बाद क्या हुआ? पिताजी के कुछ जाने बाद फिर मेरा केस चल ही रहा था। उसके बाद माँ भी डेथ कर गई। अच्छा। हाँ, माँ भी डेथ कर गई और माँ के डेथ करने के बाद मेरा मन में आया कि अब जिंदगी का रुख बदलना चाहिए हमको। फिर कुछ कुछ करने के लिए हम सोचे। बीच में उधर से आने के बाद में डेट की माँ डेट की नहीं, पिताजी के डेट करने के बाद में हम कौशल केंद्र का प्रशिक्षण लिए, नर्स का। अरे वाह। हाँ, नर्स का कौशल केंद्र का ट्रेनिंग करने के बाद में हम गोवा उसका जॉब के लिए भी चले गए। गोवा गए 4 महीने हम वहाँ पर जॉब किए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद में हम फिर से वापस आ गए। फिर लॉकडाउन के दरमियान ही अभी हम जो फेलोशिप कर रहे हैं वो फेलोशिप हमें मिला। अभी आप किसी संगठन के साथ काम कर रही हैं, किस मुद्दे पे काम कर रही हैं? ये मुद्दा समाज का मुद्दा है जो कि अभी के लिए बहुत जरूरी है। एक तो मेरा पहला काम है लोगों को संविधान के मूल्य पर जोड़ना, जागरूक करना। और अभी जो समस्या है बुजुर्गों का पेंशन का, उसमें धांधली हो रहा है, उस पर मैं फोकस लेके काम कर रही हूँ। राशन पेंशन के लेके और खास करके महिलाओं को जागरूक करने का। लेकिन सीमा जी, नक्सलवाद के बाद जब आप नॉर्मल लाइफ में आई, कितना डिफिकल्ट रहा इस नॉर्मल लाइफ में खुद को एडजस्ट करना? बहुत चुनौतियां हमको लड़नी पड़ी, झेलनी पड़ी। जैसे कहीं हम राह चलते थे तो हमको गलत नजरिए से देखते थे, ये माओवादी लड़की है। मतलब तरह तरह की। घर से तो कुछ ऐसा मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब भी रास्ता चलते थे कहीं तो हमको अलग ही नजरिए से लोग देखते थे और मेरा पीठ पीछे बात करते थे कि ये माओवादी संगठन में गई थी, घिरनी टाइप से। मतलब होता है ना कि समाज में तो आप देखते हैं सभी जगह कोई भी बात में लड़की थोड़ा सा भी ये समाज का विरोध में हुई, ये समाज तो बिना मतलब का अपना रूढ़िवादी को पकड़ कर रखा है ना, ये करना है लड़कियों को, वो करना है, ये नहीं करना वो करना है। यही कि ये लड़की हथियार पकड़ी थी, लोगों को मारी है, मतलब खतरनाक लड़की है, ये क्या कहें खूनी लड़की है,
तरह तरह की, हर तरह की। हाँ, मतलब समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाया? नहीं कर पाया और अभी भी नहीं किया है। अभी भी नहीं किया है। मेरा अंदाजा से लगता है हमको कि अभी भी समाज हमको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं कि मेरा शादी नहीं हुआ है। अभी हम सामाजिक तौर से हम शादी नहीं किए हैं, फिर भी हम अपना मनपसंद से अपन जीवन साथी चुन लिए हैं और एक मेरा बेबी भी है। फिर भी लड़का के घर तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो क्या बोलेंगे, ये समाज ही एक्सेप्ट नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके ससुराल वाले हाँ क्या कहते हैं? उनका कहना यही है कि ये बदनामी लड़की है, बदनामी लड़की है। अभी भी हम फेलोशिप के लिए कहीं इधर उधर जाते हैं तो उन लोगों का शक रहता है कि नहीं ये लड़की वहीं जाती है, अभी भी ये गलत रास्ता में है। अच्छा। हाँ, तो ये हम आपसे पूछना चाहेंगे थोड़ा सा कि ये है गलत कहाँ है, जो हम किए या फिर जो अभी कर रहे हैं गलत कहाँ है? बिल्कुल गलत तो कहीं जगह नहीं दिखता है इसका गलत। जो कदम हम उठाए और हम जंगल में गए, किस वजह से गए, क्यों गए, हम क्या किए नहीं किए, लेकिन गलत तो कहीं नहीं दिखता है, या फिर कानूनी तौर से या फिर सामाजिक के नजर से आपको लगता है कि कहीं गलत है? बिल्कुल। सीमा ने बहुत बड़ी चीज हमसे पूछ ली है, लेकिन हम चाहेंगे इसका जवाब आप दीजिए। आपने पूरी स्टोरी सीमा की देखी, सीमा किस वजह से गई थी। सीमा पुलिस में जाना चाहती थी, दौड़ निकाल ली, एग्ज़ाम निकाल ली, इसको बस वहाँ जॉब के लिए जाना था और चंद पैसों के लिए ये नहीं जा पाई। पिताजी की कंडीशन आपने सुना, बहुत कुछ इन्होंने झेला है ज़िंदगी में, झेलने के बाद वो नक्सली बनी। उसके बाद भी जब नॉर्मल लाइफ अगर कोई जीना चाहता है, कोई समाज के लिए करना चाहता है, तब भी यहाँ पे सीमा को परेशानियां अब तक झेल रही है। काफ़ी लंबा सफ़र रहा है सीमा का। अक्सर पुलिस यह कहती है कि नक्सलियों को आत्मसमर्पण करना चाहिए, आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन वही पुलिस अगर किसी को मजबूर करती है नक्सलवाद से जुड़ने के लिए, तो समस्या बहुत बड़ी है। और मुझे नहीं लगता ये सिर्फ सीमा की कहानी है, ऐसे कई सीमा होंगे। क्या लगता है सीमा आपको? हाँ, ऐसे कई सीमा होंगे। बिल्कुल, जो सर हाँ, हो सकता है मेरा से भी ज्यादा दर्दनाक हो। बिल्कुल, जो बनना चाह रही होंगी पुलिस लेकिन बन गई नक्सली। बिल्कुल, ये रही सीमा की कहानी। हम सिमडेगा में हैं, पता चला हमें सीमा के बारे, हम सीमा से मिलने आए और हम बहुत प्रभावित हुए इनकी कहानी से। आपको क्या लगता है, क्या सीमा ने सही किया वहाँ जाके? कैसी रही इसकी कहानी? और अभी जो नॉर्मल लाइफ ये जी रही हैं, इससे आप कितना प्रभावित हुए हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। सिमडेगा से जोहार रहेगा।